नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष के इस सेशन में स्वागत है आप सभी का। और आज से बिहार राज्य विशेष का जो करंट अफेयर्स है उसको मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। बिहार स्टेट का जो करंट अफेयर्स है उसकी चर्चा यहाँ पे प्रारंभ हो रही है और ये पहला सेशन है। कैसा लगेगा सेशन ये लास्ट तक पता चल जाएगा और लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में आप सबकी प्रतिक्रिया अवश्य चाहिए। आज जो प्रश्न आप देखोगे यहाँ पे प्रश्न टाइप नहीं है, बल्कि जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारे टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स के आधार पर हम इनका अध्ययन करने जा रहे हैं। लेकिन यदि आप चाहते हो कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इस सेशन को लेकर के आगे बढ़ा जाए तो उस पर भी यदि आप सलाह दोगे तो उस पर भी हम काम करेंगे। दूसरी बात, ये जो सेशन है डेली करंट अफेयर्स आपका होता रहा है। आज थोड़ा सा विलम्ब से आपको मिला है, वो उसके स्थान पे आज मैं ये आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। तो बीच बीच में सप्ताह में कम से कम 2 से 3 दिन आपका जो डेली करंट अफेयर सेशन है उसी को ब्रेक करके उसी के स्थान पे हम इसको आपको उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि बिहार राज्य विशेष के करंट अफेयर्स भी हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आज का पहला टॉपिक क्या है? आज का जो हमारा पहला टॉपिक है गोल्डन वीजा से संबंधित। ठीक है, गोल्डन वीजा से संबंधित। और गोल्डन वीजा की जब बात कर रहे हैं तो किस देश के गोल्डन वीजा की बात हो रही है? बात हो रही है यूएई के गोल्डन वीजा की। यूएई एक देश है, आप जानते हैं। यूएई की राजधानी है अबू धाबी और यहाँ की जो मुद्रा है उसको बोलते हैं यूएई दिरहम। और आपको बता दें कि यहाँ का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है इसको बोलते हैं द ऑर्डर ऑफ जायद। द ऑर्डर ऑफ जायद, ये यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इतनी जानकारी बेसिक यूएई के बारे में होनी चाहिए। अब यूएई का जो गोल्डन वीज़ा होता है, विशेष रूप से यदि मैं बात करूं तो ये विज्ञान, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में जो विशिष्ट योगदान जिनका होता है उनको दिया जाता है। लेकिन इसके लिए जो इंडिया के गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, ठीक है, उनकी सहमति, उनकी आप कह सकते हो कि उनके द्वारा नामित किया जाता है व्यक्तियों को, फिर उन्हीं व्यक्तियों में से ये वीज़ा चिन्हित लोगों को दिया जाता है। इस बार जो गोल्डन वीज़ा दिया गया है इनका संबंध बिहार से है। और आपको बता दें कि इनको वर्ष 2023 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, वर्ष 2013 में पद्मश्री की जब बात करते हैं तो आपको याद रखना है कपिल देव को मिला था, जब बिहार राज्य विशेष की हम बात कर रहे हैं। दूसरा सुभद्रा देवी को मिला था, सुभद्रा देवी। और तीसरा मिला था आनंद कुमार को। तो यहाँ पे जो गोल्डन वीज़ा दिया जा रहा है ये दिया गया है आनंद कुमार को। आप जानते हैं आनंद कुमार सुपर 30 के संस्थापक थे। तो सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को यूएई ने गोल्डन वीज़ा ऑफर किया है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। यूएई की बात कर रहे हैं तो ये देखिए, ये है मैप यूएई का। यहाँ से लेकर के ये जो मैप आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा ये यूएई का मैप है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पड़ती है स्टेट ऑफ हार्मुज। हार्मुज जल संधि भी यहाँ पे पड़ती है, इसको भी याद रखने की ज़रूरत है कि हार्मुज जल संधि पड़ती है और उसी के बाद से यूएई शुरू होता है। और हार्मुज जल संधि के माध्यम से ही आप फारस की खाड़ी में जा सकते हैं। फारस की खाड़ी में यदि आपको जाना है भारत से होकर के तो आप हार्मुज जल संधि का ही सहारा लेंगे। जैसे ये आपका इंडिया है, ये हो गया अरेबियन सी। अरेबियन सी से यदि आपको फारस की खाड़ी में जाना है तो आपको स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पार करना होगा, हार्मुज जल संधि पार करना होगा। कई बार परीक्षा में अब इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि यदि हिंद महासागर से हमें फारस की खाड़ी में जाना हो तो किस जल संधि से होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कई सारी जल संधियाँ पड़ती हैं। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए भी आपको तैयार रहना है। तो यहाँ पे याद रखना है सिर्फ इतना कि हार्मुज जल संधि के माध्यम से हम यहाँ पे पहुँच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला जो दूसरा टॉपिक है आज का बिहार राज्य विशेष के करंट अफेयर्स का, ये है रेत खनन से संबंधित। आप जानते हैं बिहार में बड़े पैमाने पर रेत खनन, अवैध तरीके से रेत खनन होता है। और रेत खनन को रोकने के लिए कुछ अधिनियम भी बनाए गए हैं भारत सरकार द्वारा। इन अधिनियमों की यदि मैं बात करूं तो आपको याद रखना है, पहला खान, ये पूछे जाते हैं खान एवं खनिज विकास, खान एवं खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957। दूसरा आता है
पर्यावरण प्रभाव आकलन, पर्यावरण प्रभाव आकलन, पर्यावरण प्रभाव आकलन 2006। तीसरा आपको देखने को मिलता है सतत रेत खनन प्रबंधन दिशा निर्देश 2016। और अगला आपका आता है जो नवीनतम है, रेत खनन हेतु प्रवर्तन एवं निगरानी दिशा निर्देश 2020। तो ये कुछ अधिनियम हैं जिनके माध्यम से अवैध खनन को रोका जाता है, अवैध खनन को नियंत्रित किया जाता है। और रेत खनन बिहार में क्यों चर्चा में आया? क्योंकि पिछले दिनों ईडी जो हमारा है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या जिसको प्रवर्तन निर्देशालय आप कहते हैं, ईडी ने बिहार में कुछ स्थानों पर छापा मारा और उनका कहना था कि बिहार में 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा के अवैध खनन का व्यवसाय बड़े समय से, लंबे समय से फल फूल रहा है। और इसमें इन्होंने कुछ लोगों के नाम भी बताए थे। तो नाम महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है कि रेत खनन को रोकने के लिए जो अधिनियम है, जैसे खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957, पर्यावरण प्रभाव आकलन 2006, सतत रेत खनन प्रबंधन दिशा निर्देश 2016 और रेत खनन हेतु प्रवर्तन एवं निगरानी दिशा निर्देश 2022, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप जानते हैं बिहार में नदियों का जाल बिछा हुआ है। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये नदियाँ हैं, इसमें आप दो भागों में बांटते हो। ये आपका गंगा नदी है, ठीक है, गंगा रिवर है। इसके उत्तर का जो भाग है इसको आप बोलते हो उत्तरी बिहार, और इसके दक्षिण का जो भाग है इसको आप बोलते हो दक्षिणी बिहार। अब इन दोनों संदर्भों में आप देखोगे तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं नदियों से संबंधित बिहार में, क्योंकि रेत खनन क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारी नदियां हैं और ढाल यहाँ पे बिहार में आते आते ढाल क्या है, मंद पड़ जाता है। नदियों का जो ढाल है वो मंद पड़ जाता है, और जब ढाल प्रवणता कम हो जाती है तो नदियों का जो वेग है, नदी का जो वेग है वो कम हो जाता है। और नदी का वेग कम होने के कारण क्या होता है कि नदियाँ अपने मार्ग में ही निक्षेपों को जो है छोड़ती हुई आगे बढ़ जाती हैं। तो इस तरह से यदि हम देखें तो बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर रेत खनन होता है। अब इसमें कुछ नदियां हैं, जैसे पूछा जाता है कि उत्तर बिहार की नदियां कौन सी हैं, या उत्तर से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियां कौन सी हैं। तो सबसे प्रमुख नदी आती है आपकी घाघरा। घाघरा के बाद दूसरी प्रमुख नदी आपकी आती है गंडक। गंडक के बाद तीसरी प्रमुख नदी आती है आपकी बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक के बाद अगली नदी आती है बागमती। बागमती के बाद अगली नदी जो देखने को मिलती है वो आती है प्रमुख नदी कमला। कमला नदी के बाद अगली नदी आती है कोसी, और कोसी के बाद अगली प्रमुख नदी आती है महानंदा। तो उत्तर बिहार की नदियों में यदि हम बात करें तो सबसे पहले घाघरा, इसी क्रम में याद रखिएगा कि हम पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं, घाघरा। दूसरा आपको देखने को मिलता है गंडक। गंडक के बाद बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक के बाद बागमती, बागमती के बाद कमला, और कमला के बाद कोसी, और कोसी के बाद आता है महानंदा। ठीक है। वहीं दक्षिण बिहार की जब नदियों की हम बात करते हैं तो दक्षिण बिहार की नदियों में सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कर्मनासा। ठीक है, कौन सी नदी देखने को मिलती है? कर्मनासा। कर्मनासा के बाद अगली जो नदी देखने को मिलती है सोन। सोन के बाद अगली नदी देखने को मिलती है पुनपुन। पुनपुन के बाद अगली नदी आती है फल्गु। ठीक है, फल्गु नदी के बाद जब आप आगे बढ़ते हो तो अगली जो प्रमुख नदी आती है वो आपको इस रीजन में देखने को मिलती है जिसको बोलते हो क्यूल। ठीक है, इस रीजन में आपको देखने को मिलती है जिसको बोलते हो क्यूल। ठीक है, और क्यूल के बाद अगला जो देखने को मिलता है वो है अजय। यहाँ पे आपको देखने को मिलती है कुछ इस तरह से अजय नदी। तो दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियों में यदि हम बात करें तो सबसे पहले कर्मनासा, कर्मनासा, कर्मनासा के बाद सोन, सोन के बाद पुनपुन, पुनपुन के बाद फल्गु, फल्गु के बाद क्यूल, और क्यूल के बाद अब आ जाती है अजय। तो ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो आपको पता होना चाहिए।
और ये सभी क्या हैं, ये सभी गंगा की सहायक नदी हैं। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक जो आपका आता है, 2 टॉपिक हमने देखे अभी तक। तीसरा जो टॉपिक आपका आता है, तीसरा टॉपिक संबंधित है साइंस सिटी से। बिहार में एक साइंस सिटी का निर्माण हो रहा है। साइंस सिटी से संबंधित है। बिहार में एक साइंस सिटी का निर्माण हो रहा है और ये जो साइंस सिटी है ये बन रही है पटना में। पटना में कहाँ पे बन रही है, तो याद रखिएगा मोइन उल हक स्टेडियम है। मोइन उल हक स्टेडियम है, इसी के पास बन रही है। और इस साइंस सिटी का जो नाम है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पे रखा गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर इस साइंस सिटी का नाम रखा गया है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो बिहार में साइंस सिटी का निर्माण कहाँ हो रहा है, पटना में हो रहा है। हमने देखा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में, तो आपको बताते हैं भारत में एक राज्य है जिसको बोलते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में एक द्वीप हुआ करता था जिसको बोलते थे व्हीलर द्वीप। कौन सा द्वीप हुआ करता था, व्हीलर द्वीप। और आपको बता दें कि इसका नाम कुछ वर्ष पूर्व बदल कर दिया गया था कलाम द्वीप। APJ अब्दुल कलाम के नाम पे इसका नाम कर दिया गया था कलाम द्वीप। और ये जो कलाम द्वीप या व्हीलर द्वीप है ये बंगाल की खाड़ी से संबंधित है। बंगाल की खाड़ी में स्थित एक द्वीप है। APJ अब्दुल कलाम ने व्हीलर द्वीप को थिएटर ऑफ एक्शन की संज्ञा दिया था। और ये मिसाइल परीक्षण केंद्र है भारत का। मिसाइल परीक्षण केंद्र है भारत का, ये आपको याद रखना है। 1993 में यहाँ पे सरफेस टू सरफेस जो है एयर सरफेस टू सरफेस मिसाइल का परीक्षण किया गया था जिसका नाम था पृथ्वी। और पृथ्वी मिसाइल जब टेस्ट हुआ था, सफल टेस्टिंग के बाद ये जाके गिरी थी और इसका मलबा नहीं मिला था, लेकिन बताया गया कि ये जाके गिरी थी इस द्वीप पर, एक द्वीप पर जाके गिरी थी और इस द्वीप का नाम रख दिया गया था पृथ्वी द्वीप। बाद में एक लेफ्टिनेंट हुए ब्रिटिश एम्पायर के एक लेफ्टिनेंट हुए जिनका नाम था हग व्हीलर, और उन्हीं के नाम पर पृथ्वी द्वीप का नाम बदल कर दिया गया व्हीलर द्वीप। और बाद में उड़ीसा सरकार ने इसको APJ अब्दुल कलाम के नाम पे रखा। तो साइंस सिटी का निर्माण कहाँ पे हो रहा है, पटना में हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है, अगला टॉपिक बिहार के विशेष रूप से इंजीनियरिंग के छात्रों से संबंधित है। इस योजना का नाम था बिहार इंटर्नशिप योजना। बिहार इंटर्नशिप योजना। और बिहार इंटर्नशिप योजना की जब हम बात करते हैं, आपको बता दें कि यहाँ पे 10,000 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाएंगे, लेकिन ज़रूरी है कि बच्चा बिहार बैकग्राउंड का हो, बिहार स्टेट का रहने वाला हो, डोमिसाइल उसका बिहार का हो, तो उसको 10,000 रुपये छात्रवृत्ति इंजीनियरिंग छात्रों को दी जाएगी। ये बिहार इंटर्नशिप नीति के अंतर्गत है। अगला टॉपिक आपका संबंधित है गायों की संख्या से संबंधित है। अभी एक रिपोर्ट आई थी और ये इस रिपोर्ट ने बताया कि भारत में जो गायों की संख्या है 19.25 करोड़ है। 19.25 करोड़ भारत में गायों की संख्या है, जिसमें से 7.95% गायें जो हैं वो बिहार में रहती हैं और ये संख्या हो जाती है 1.54 करोड़ की। और बिहार गायों की संख्या के मामले में भारत का चौथा बड़ा राज्य है। भारत चौथे स्थान पे आता है गायों की संख्या के मामले में। और 19.25 करोड़ जो पूरे भारत में गायें हैं उनमें उनका 7.95% सिर्फ बिहार से संबंधित है और ये संख्या 1.5 करोड़ के बराबर हो जाती है। अब इसमें कुछ चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ कि बिहार में प्रमुख रूप से यदि हम देसी नस्लों की बात करें तो पूर्णिया और बचौर 2 प्रकार की देसी नस्लें देखने को मिलती हैं। पूर्णिया नस्ल की जो गायें होती हैं ये आपको अररिया हो गया, ठीक है, कटिहार हो गया, मधेपुरा हो गया, किशनगंज हो गया, सुपौल आपका हो गया, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और बचौर नस्ल की जो गायें हैं ये आपको दरभंगा में देखने को मिलेंगी, ये आपको सीतामढ़ी में देखने को मिलेंगी और ये आपको मधुबनी में देखने को मिलेंगी। तो 2 प्रकार की नस्लें ये आपको बिहार की जो स्टेट की नस्लें हैं, बिहार की जो स्थानीय नस्लें हैं वो देखने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो आपको जैसे भारत में देखने को मिलता है साहिवाल नस्ल देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ी नस्ल की गायें आपको देखने को मिलती हैं, गिर नस्ल की गायें देखने को मिलती हैं,
थार पारकर नस्ल की गायें देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ ऐसी नस्लें हैं जो भारत के विभिन्न राज्यों में देखने को मिलती हैं और भारत की गायों की प्रमुख नस्लों में जानी जाती हैं। अब गाय की जब हम बात कर रहे हैं, आप जानते हैं गाय का जो दूध होता है वो पीलापन लिए होता है। गाय के दूध में पीलापन पाया जाता है और गाय के दूध में जो पीलापन पाया जाता है एक प्रोटीन के कारण होता है और इस प्रोटीन का नाम है कैरोटीन। क्या नाम है? कैरोटीन। कैरोटीन प्रोटीन के कारण इसका कलर पीला होता है। इसके साथ साथ आपको बता दें, एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं पेप्सिन और एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं रेनिन। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, जो वयस्क होते हैं उनमें दुग्ध प्रोटीन का पाचन करता है और रेनिन एंजाइम जो है ये शिशुओं में, जो बच्चे होते हैं उनमें जो है प्रोटीन का पाचन करता है, दुग्ध प्रोटीन का पाचन करता है। इसी रिपोर्ट में एक चीज़ और बताई गई कि संपूर्ण भारत के स्तर पे जो दूध की उपलब्धता है वो है 444 ग्राम प्रति व्यक्ति और बिहार के स्तर पे यह भी राष्ट्रीय स्तर से कम है, यह है 400 ग्राम प्रति व्यक्ति। और बिहार लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहा है और उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में बिहार राष्ट्रीय जो औसत है प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता की, उसको बिहार भी पार कर लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक संबंधित है ट्रैफिक ऑडिट से। ट्रैफिक ऑडिट से आपको बता दें कि बिहार भारत का पहला राज्य है जो ट्रैफिक ऑडिट करवा रहा है। ट्रैफिक ऑडिट करवाने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है और बिहार अपने विशेष रूप से पटना हो गया, गया हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, भागलपुर हो गया, ठीक है, बिहार शरीफ हो गया, यहाँ पे ये ट्रैफिक ऑडिट इन शहरों में करवा रहा है। आपको यह भी बता दूं कि सड़क दुर्घटना में भारत का जो नंबर 1 राज्य है वो मिजोरम और सड़क दुर्घटना में बिहार दूसरे स्थान पे आता है। ये भी यह रिपोर्ट बताती है, तो ये भी याद रखना है। और यह भी रिपोर्ट बताती है कि बिहार में जो 2 पहिया वाहन हैं उनका जो औसत है वो राष्ट्रीय औसत से बहुत ज़्यादा है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं दरभंगा एम्स से संबंधित। दरभंगा एम्स की जब हम बात करते हैं तो आपको बता दें दरभंगा एम्स को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत जो है वो स्वीकृति मिली थी। स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत इसको स्वीकृति मिली थी और अंतरिम बजट में 1264 करोड़ रुपए इसके लिए अलॉट किए गए हैं। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि अमाउंट कितना दरभंगा एम्स के लिए दिया गया है। अगला एक और अभी मुंबई महाराष्ट्र में एक आयोजन किया गया। इस आयोजन का नाम था आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट। और आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट की बात करें तो यहाँ पे, क्योंकि इसका आयोजन मुंबई में हुआ, तो यहाँ पे बिहार के पर्यटन विभाग को एक पुरस्कार मिला है और इस पुरस्कार का नाम है बेस्ट डिजाइन एंड डेकोरेशन। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ यह भी बता दूं कि अभी हाल ही में एक योजना चलती है केंद्र सरकार की जिसका नाम है स्वदेश दर्शन 2.0 के अंतर्गत बिहार के 4 पर्यटन स्थलों को जगह दी गई है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार का कौन सा पर्यटन स्थल है जो शीर्ष पे है, तो याद रखिएगा राजगीर। बिहार का जो राजगीर है ये पर्यटन स्थल से श्रेष्ठ पर्यटन स्थल बिहार का कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और इसी के साथ आज का जो ये करंट अफेयर्स का क्लास था वो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। और यदि ये सेशन आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। कुछ सुझाव होंगे तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत।